प्रिय भाई बहनों, आज की कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आज हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्यों को हिंदी में अनुवाद करना सीखेंगे। तो आइए देखते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इस काल के वाक्यों में वर्तमान काल में किसी कार्य का जारी रहना पाया जाता है तथा वाक्यों के अंत में रहा है, रहे हैं, रही हैं आदि आता है। कॉन्टिन्यू इसका अर्थ होता है किसी कार्य का जारी रहना। कंटिन्यू मतलब सतत होना, जारी रहना। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान है कि इस काल के वाक्यों में वर्तमान काल में किसी कार्य का जारी रहना पाया जाता है। पहचानते कैसे हैं? वाक्यों के अंत में रहा है, रहे हैं, रही हैं आदि आता है। हेल्पिंग वर्ब इस काल के वाक्यों में अनुवाद में जो सहायकीय प्रयुक्त होती है वो होती है इज, एम, आर। इज जिसका शाब्दिक अर्थ होता है, इसका प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यदि कर्ता एक वचन में हो तो वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। एम यदि सब्जेक्ट आई हो तो उसके साथ एम का प्रयोग किया जाता है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है हूं। आर यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो तो उसके साथ आर का प्रयोग किया जाता है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है हैं। मुख्य क्रिया की बात करें तो यहां पर मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था में अर्थात बेस फॉर्म द वर्ब में आईएनजी जोड़ करके प्रयोग करते हैं। क्रिया की प्रथम अवस्था में आईएनजी जोड़ करके हम प्रयोग करते हैं। वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी। अब अफर्मेटिव सेंटेंस अर्थात यदि वाक्य साधारण है तो उसमें कैसे अनुवाद करेंगे? साधारण वाक्यों को अनुवाद करने के लिए जो सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स होता है उसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज, एम अथवा आर का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब का प्रयोग करेंगे। वर्ब इन द सेंस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी अर्थात वर्ब का तात्पर्य है क्रिया की प्रथम अवस्था में आईएनजी जोड़कर प्रयुक्त करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। यदि कुछ और शब्द आते हैं तो उनके अंग्रेजी में उसके बाद लिखते हैं। जैसे वह पतंग उड़ा रहा है, इस वाक्य में सबसे पहले तो रहा है, इससे हम पहचान लेते हैं कि यह वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज, एम, आर का प्रयोग और वर्ब फर्स्ट में आईएनजी का जोड़ करके प्रयोग होगा। सब्जेक्ट वर्ब तो सबसे पहले वर्ब की अंग्रेजी ही, चूंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज का प्रयोग। उसके बाद उड़ाना फ्लाई होता है, फ्लाई में आईएनजी जोड़ करके प्रयुक्त करेंगे, फ्लाइंग, ही इज फ्लाइंग। ऑब्जेक्ट है एक काइट, तो वह पतंग उड़ा रहा है, इसको जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो इसको लिखा जाएगा ही इज फ्लाइंग ए काइट। नेगेटिव सेंटेंस अर्थात नकारात्मक वाक्य, यदि वाक्य नकारात्मक हो तो उससे हम कैसे अनुवाद करेंगे? तो नकारात्मक वाक्यों में जो शब्दों का अनुक्रम होता है, सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स होता है, उसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट अकॉर्डिंग इज, एम, आर का प्रयोग करते हैं, फिर नॉट का प्रयोग करते हैं, फिर नॉट का प्रयोग करते हैं, फिर वर्ब का प्रयोग करते हैं और फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज, एम, आर का प्रयोग, फिर नॉट का प्रयोग, फिर वर्ब का अर्थात वर्ब फर्स्ट में आईएनजी जोड़ करके और उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग। जैसे वह अपनी गुड़िया से नहीं खेले, वह अपनी गुड़िया से नहीं खेल रही है। अब रहा है, रहे हैं, रहेंगे, इससे पता चल जाता है कि वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है अर्थात हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमें इज, एम, आर का प्रयोग करना है और मुख्य क्रिया में कि प्रथम अवस्था में आईएनजी जोड़कर प्रयोग करना है। तो सब्जेक्ट हो गया इसमें वर्ब, फेमिनिन जेंडर है, रही है, स्त्रीलिंग, तो वर्ब की अंग्रेजी सी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट जो कि सिंगुलर है तो इसका प्रयोग, नहीं, नॉट का प्रयोग,
अकॉर्डिंग टू जो सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स है उसमें सब्जेक्ट फिर इज एम आर और उसके बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, फिर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो इज नॉट खेलना प्लेइंग, आईएनजी जोड़ देंगे तो हो जाएगा प्लेइंग। शी इज नॉट प्लेइंग विथ हर डॉल, अपनी गुड़िया से। तो वह अपनी गुड़िया से नहीं खेल रही है, इसको जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो हो जाएगा शी इज नॉट प्लेइंग विथ हर डॉल। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य को अनुवाद कैसे करते हैं? तो प्रश्नवाचक वाक्यों में यदि वाक्य क्या शब्द से आरंभ हो रहा है तो हम उस वाक्य को इज एम आर से अर्थात हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले इज एम आर का प्रयोग किया जाएगा, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाएगा, फिर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा और फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। देखिए, क्या मैं एक पत्र लिख रहा हूं? तो क्या मैं एक पत्र लिख रहा हूं इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्न का बोध हो रहा है, हूं आ रहा है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का मतलब इज एम आर का प्रयोग करेंगे और वर्ब फर्स्ट में आईएनजी जोड़कर प्रयोग करेंगे। अब यहां पर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट मैं आई है, तो आई के साथ हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब है वो एम का प्रयोग होता है, और चूंकि इंट्रोगेटिव है, क्या शब्द से आरंभ हो रहा है तो सबसे पहले एम का प्रयोग होगा। एम, फिर आएगा सब्जेक्ट आई, एम आई, फिर वर्ब आएगा राइट, आईएनजी जोड़ देंगे तो हो जाएगा राइटिंग। एम आई राइटिंग ए लेटर, क्या मैं एक पत्र लिख रहा हूं, इसको ट्रांसलेट करेंगे तो होगा एम आई राइटिंग ए लेटर। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य अर्थात ऐसे वाक्य जिनसे प्रश्न का बोध भी हो और नकारात्मक भाव का भी बोध हो, तो उसे हम प्रश्नवाचक नकारात्मक। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस यदि है तो उसमें जो सब वर्ड्स का स्ट्रक्चर होगा, वर्ड्स का सीक्वेंस होगा, स्पेस ऑफ वर्ड्स होगा, वो सबसे पहले इज एम आर का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब का प्रयोग और फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग। जैसे क्या रीता और गीता नहीं गा रही हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, सब्जेक्ट रीता और गीता दो लोग हैं तो प्लूरल हो गया, ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आर का प्रयोग होगा वाक्य के आरंभ में। तो आर रीता एंड गीता, आर रीता एंड गीता, आर रीता एंड गीता, फिर नॉट का प्रयोग नॉट, फिर वर्ब का प्रयोग सिंग, आईएनजी जोड़ करके सिंगिंग। आर रीता एंड गीता नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, क्या रीता और गीता एक गीत नहीं गा रही हैं। तुम किसका पत्र लिख रहे हो? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्न सूचक वाक्य शब्द जो है किसका, यह वाक्य के बीच में आया है, लेकिन इस प्रकार के वाक्यों में जो इनसे संबंधित नाउन्स होते हैं उनको उसके साथ ही रखते हैं। यहाँ पर प्रश्न सूचक शब्द है किसका और इससे संबंधित जो नाउन है पत्र। तो जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर तो होगा ही, लेकिन जो प्रश्न सूचक शब्द है उसके साथ इससे रिलेटेड नाउन भी आता है। तो तुम किसका पत्र लिख रहे हो, तो किसका पत्र एक साथ आएगा, whose letter, whose letter, फिर वर्ब का प्रयोग करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आर, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे यू, whose letter are you writing, वर्ब का प्रयोग करेंगे राइट मींस लिखना, आईएनजी जोड़ देंगे तो हो जाएगा राइटिंग। whose letter are you writing, तुम किसका पत्र लिख रहे हो, तुम किसका पत्र लिख रहे हो। कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जो प्रश्न सूचक होते हैं और प्रश्न सूचक शब्दों के साथ उससे संबंधित नाउन भी लिखे जाते हैं। जैसे किसका इसमें प्रश्न सूचक शब्द है, लेकिन जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो whose के साथ इससे रिलेटेड जो नाउन है वो भी आएगा। तो जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो लिखेंगे whose letter, फिर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग आर, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग यू, फिर वर्ब का प्रयोग राइटिंग। whose letter are you writing, अर्थात तुम किसका पत्र लिख रहे हो। इसे देख ली। तो
जो अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव के स्ट्रक्चर्स होते हैं, अभी हमने कल इसके बारे में समझा आराम से। एक सब्जेक्ट और वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, जब ये नेगेटिव होता है तो इनके स्ट्रक्चर्स में क्या परिवर्तन होता है। अब आप अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स को ध्यान दें तो सबसे पहले यहाँ पर सब्जेक्ट का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर सब्जेक्ट का प्रयोग हुआ है। अगर हम काउंटिंग देखें तो नंबर 1 अफर्मेटिव और नेगेटिव में सर्वप्रथम सब्जेक्ट लिखा जाता है, मतलब सबसे पहले नंबर 1 पर सब्जेक्ट हो गया। फिर इज एम आर अर्थात हेल्पिंग वर्ब हो गया, यहां पर भी इज एम आर का प्रयोग करते हैं, हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब अफर्मेटिव सेंटेंस में तीसरे नंबर पर वर्ब आता है, लेकिन यदि नेगेटिव हो गया तो तीसरे नंबर पर आपका नॉट का प्रयोग होगा। अर्थात यदि नेगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट का प्रयोग बढ़ा दिया जाता है। जब कभी भी सेंटेंस नेगेटिव होगा और नॉट को हमें लगाना होगा तो हमेशा ये तीसरे नंबर पर आएगा, अर्थात सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब। यहां तक के स्ट्रक्चर में, मतलब यहां से बाद के स्ट्रक्चर में जो सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स है उसमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं होता है, चाहे हम नेगेटिव बनाएं, इंट्रोगेटिव बनाएं या इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएं। इसी को जब हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो केवल यही तक के स्ट्रक्चर में परिवर्तन होता है, सब्जेक्ट वर्ब इन्वर्जन हो जाता है, इज एम आर सबसे पहले यूज होता है और सब्जेक्ट इसके स्थान पर चला जाता है। अब अगर केवल इंट्रोगेटिव है, नॉट का प्रयोग नहीं हो रहा है, तो यहां से स्ट्रक्चर हमारा चालू हो जाएगा, अर्थात सब्जेक्ट वर्ब इन्वर्जन होने के बाद तीसरे नंबर पर आएगा वर्ब और चौथे नंबर पर आएगा ऑब्जेक्ट। लेकिन यदि वाक्य इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो सब्जेक्ट वर्ब इन्वर्जन होने के बाद तीसरे नंबर पर नॉट आएगा और ये वर्ब चौथे नंबर पर आ जाएगा। मतलब यही तक के स्ट्रक्चर में चेंज होगा। जब ये इंट्रोगेटिव बनेगा तो यहां देखें इंट्रोगेटिव में क्या होगा कि इज एम आर, ये सब्जेक्ट वर्ब इन्वर्जन, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के स्थान पे चला गया और हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के स्थान पर चला गया, वर्ब तीसरे नंबर पर था जब केवल इंट्रोगेटिव है। लेकिन जब हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव में आएंगे तो सब्जेक्ट वर्ब इन्वर्जन यहां होगा ही, तीसरे नंबर पर हमारे यहां पर नॉट आ जाएगा, जैसा कि यहां पर था। मतलब यदि नॉट का प्रयोग होता है तो वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में होगा, और अगर नहीं होता है तो तीसरे नंबर पर वर्ब आएगा। ठीक है। और यदि वाक्य प्रश्नवाचक है और प्रश्नसूचक शब्द के साथ उससे रिलेटेड नाउन भी आ रहा है, तो जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो उससे रिलेटेड नाउन को उसके साथ ही रखते हैं, जैसा कि अंतिम उदाहरण में आपने देखे, तुम किसका पत्र लिख रहे हो, तो किसका प्रश्नसूचक शब्द है, इसके साथ जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो इससे संबंधित नाउन भी आएगा, लेटर, तो हो जाएगा हुज लेटर, फिर हेल्पिंग वर्ब आर, फिर सब्जेक्ट यू, फिर होगा वर्ब राइटिंग, हुज लेटर आर यू राइटिंग। Hope you understand this topic. Thank you.